FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। नाजरीन, आज का प्रोग्राम लेकर अदर आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है। कुछ बर्निंग न्यूज़ थी। आपको पता है आजकल बड़ा शोर पड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी का, जिसे टेररिस्ट नरेंद्र मोदी कहा जाता है, जिसे गुजरात का बूचर कहा जाता है। वो इंडिया के वज़ीर आज़म हैं, भारत के वज़ीर आज़म हैं, इंदुर नसाद हैं। उनकी पार्टी जो है वो टेररिस्ट पार्टी है, जो ख़बरों में हम देखते और सुनते रहते हैं। अमेरिका में वो बैन थे, लेकिन आजकल अमेरिका में पॉपुलर है। और दूसरे हमारे सियासतदान हैं फ्री ग्रोने पार्टी के जनाब आगा हाशिम साहब, नौजवान हैं। ये हमारे मेहमान हैं। हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी तरह कश्मीर सोसाइटी के सदर राजा साजिद क्यूम भी हमारे दरमियान मौजूद है। हम तीनों मेहमानों को अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। मैं सबसे पहले अपने थिंक टैंक सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब भी शुरू करूँगा, लेकिन मैं अशम से जानना चाहूँगा। अशन, आप सियासतदान हैं, इस वक्त जो कश्मीर के हालात हैं, नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बहुत शोर डाला हुआ है, ख़बरों में बड़े आ रहे हैं। और हमारे पाकिस्तानी नसाद जो भारतीय शहर में गए हुए थे, वीज़े पर थे, उन्हें जो है मुल्क बदर कर दिया गया, सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया गया। और ये बहुत सारी खबरें हैं। सियासत या डेनमार्क में किस तरह देख रहे हैं आप? जी अंकल, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, साजिद भाई एंड तौकीर शाह साहब। आप लोग वंस अगेन एक करंट इशू एंड काफ़ी क्या वाइटल इशू आज बात चल रही है, उस पर आप लोगों ने फ़ौरन क्या मैं सबको इकट्ठे करके इस पे आप लोग इस इशू पे आप आवाज़ बुलंद करा रहे हो, तो इसका मैं काफ़ी ज़्यादा अपना अप्रिशिएशन शोकेस करना चाह रहा हूँ। और ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम मिल के इन चीज़ों पे बात करें एंड अपना कंपोजिशन दिखाएं। अब मैं तो एज अ डेनिश पॉलिटिकल कैंडिडेट अपना क्या मैं व्यू एंड राय एंड अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए बात करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा जो लोग सुन रहे हैं कि वो पहले एक मरतबा तौकीर शाह साहब से सुन ले कि इशू क्या है, फिर मैं अपना क्या राय बता दूंगा कि हमारा क्या स्टैंड है इस चीज़ पे, हमने कौन सा काम किया है क्या हम इस चीज़ पे। तो बेहतर मुझे लगता है कि एक इंट्रोडक्शन सा हो जाए कि मसला क्या चल रहा है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। शाह साहब, आप देखें, आप हमेशा कश्मीर के हक में रहे, आप इंडिया को भारत कहते रहे। आपने कभी इस तरह की नरेंद्र मोदी के बारे में, आपकी जिस तरह नरेंद्र मोदी के कोई कलमात अच्छे नहीं निकलते, आपके भी उनके बारे में कोई अच्छे कलमात नहीं निकलते। और ये इशू क्या आजकल बना हुआ जो मोदी चैलेंज कर रहा है पाकिस्तान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बैक हिस्ट्री में जाएं तो जब जो बाइडन की हुकूमत थी तो उस वक़्त उसकी नायब सदर जो थी वो भी हिंदू नस्ल अमेरिकन थी। और इस वक्त जो अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो साबका सदर थे अमेरिका के, जो वाइस प्रेसिडेंट थी साबका सदर जो बाइडन जो अमेरिका के साबिक सदर थे, उनका जो असिस्टेंट थी वाइस प्रेसिडेंट वो हैरिस जो थी वो हिंदू नस्ल थी। इसी तरीके से अब जो है इसके साथ भी ये कुछ अर्सा हुआ है, 2015 में इन्होंने शादी की है एक हिंदू वकील से जो अमेरिका में पैदा हुई है, लेकिन उसके माँ बाप जो हैं वो कट्टर हिंदू हैं और वहाँ पे वो रह रहे हैं। अब इंडिया जो है, भारत जो है, ये अपनी दुनिया में अपने आप को फैला रहा है और ये हर जगह पे हुकूमत में हर जगह ये इनमें इतना इत्तेहाद हो गया कि इन्होंने अपने जो आरएसएस के बंदे हैं उनको हर जगह फैला दिया। गवर्नमेंट ने उनको एम्बेसियों से लेके उनको आम पब्लिक में पढ़ाई एजुकेटेड लोगों को बनाकर भेज दिया। तो ये फसादात पैदा कर रहे हैं। आप देखेंगे कनाडा में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, सिख बिरादरी के ऊपर हमला किया गया और उनको कत्ल किया गया। एनीहाउ, ये जो कश्मीर का मसला है ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के दौरे के फ़ौरन बाद ये हुआ है और अब आज उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो हमारी जाफर एक्सप्रेस थी उसका बदला जो है वो पाकिस्तानियों ने हिंदू एरिया जम्मू कश्मीर से लिया है। और मैं लोगों को ये बताता जाऊं कि जम्मू जो था वो पॉपुलेशन उसकी सबसे ज़्यादा, कश्मीर से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो मुसलमानों की थी।
अब ये कैसे दावा कर रहे हैं कि वहां पे वो है ही हिंदुओं का शहर? तो इस पे राजा साहब भी बात करेंगे। एनीहो, आज जो है अभी लेटेस्ट उन्होंने एक्स जो ट्विटर है उसकी भी भारत, क्योंकि पता है आपको दुनिया भर में अब वो छा गया खैर मांगने वाला, उसने अपना नवादा जो है वो फेंक दिया है। इसकी भयानक शक्ल ये है कि सबसे पहले अफगानिस्तान में रूस को लाने वाला ये था। जब रूस को शिकस्त हो गई तो उसके बाद अमेरिका और दूसरे दुनिया के ममालिक को ये लाने वाला अफगानिस्तान में भारत ही था। फिर वहां पे भी शिकस्त होगी। तो अब ये जो है ये अमेरिका के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहा है और अमेरिका के डॉलर को फेंकने के लिए, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए अब इसने नई करेंसी जो है कि अपनी अपनी करेंसी में लेन देन करे, ये बढ़ चढ़ के उसके अंदर हिस्सा ले रहा है। अमेरिका को होश के नाखून चुबाने चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अब भारत को शाह साहब सपोर्ट कौन कर रहा है? जी, ये मोदी जो है ये अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि अब हमारे पास एटम बम है, हम एंड पे आ गए हैं। अमेरिका में तो नरेंद्र मोदी बैन थे कुछ अर्सा पहले। जी, अमेरिका में तो नरेंद्र मोदी बैन थे, जो वजीर आजम है भारत के। जी, जब उनके वाइस प्रेसिडेंट के घरों में बीवियां होंगी हिंदू, और जब वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हिंदू होगी, तो वो फिर किसी सूरत भी ये लोग नहीं रोक सकते, इनके इंटरेस्ट होते हैं। और अब वो जो है वो पाकिस्तान को एक रास्ता दिखाना चाहते हैं कि ये चीन को। शाह साहब जरा कश्मीर वालों से पूछते हैं। इस वक्त कश्मीर सोसाइटी के सदर राजा क्यूम साजिद क्यूम साहब भी मौजूद है। राय साहब, आपको भी वेलकम करते हैं और आपने ये बातें सुनी, ये मसला क्या है? राय साहब बहुत शुक्रिया। देखें, कल भी बात हुई है। देखें राय साहब, इंडिया ने जो है तो हमारा हुकूमत कश्मीर है, जिसे मकबूजा कश्मीर के नाम से बोलते हैं, वहाँ पे 7 लाख ऑफिशियल तौर पे जो फौज है इंडिया की वहाँ पे है, और 3 लाख नॉन ऑफिशियल वहाँ पे फौज है। उसके बाद उनकी जो एजेंसी है वहाँ पे, ये सब आप मिलाएं तो तकरीबन करते करते 1.1 1.2 के दरमियान जाके मिलियन बनती है। जिस इलाके में ये हादसा हुआ है उस इलाके के अंदर इनकी पुलिस, इनकी चौकियां वहां पे तो कोई ऐसी चिड़िया भी पार नहीं मार सकते बकौल इंडियन जो स्पोक्समैन होते हैं फौज के, उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। राज साहब, ये एक प्लान बना था, इंडिया वालों ने प्लान बनाया कि आपको पता है कि इससे पहले कुछ चंद साल पीछे आप चले जाएं तो ये एक प्रोग्राम बना था जिसके अंदर वो क्या नाम था उसका जिसके अंदर काफी लोग जो है वो मारे गए थे, वो भी पाकिस्तान के ज़िम्मे लगा। तो बाद में ये पता चला कि ये पूरी एक फिल्म इन्होंने तैयार की थी, वो इंडिया वालों ने खुद ही की थी। और जिससे पाकिस्तान में इन्होंने कहा जी हम हमला करेंगे, वो आएंगे, जिसमें एक इनका जो जहाज भी वो पाकिस्तान ने मार कराया था। दरअसल असल में देखें, इंडिया जो है वो अपना इसराइल के साथ मिलके, ठीक है ना, और शायद जो उनकी कुव्वत के साथ मिलके ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान वहाँ पहुँच गए हैं, पाकिस्तान के बंदे, और वहाँ पहुँच के जनाब वो इलाका आप देखें किस तरह, उसके बाद वो बंदे फायर करके उन बंदों को मार के और फिर वो गायब हो गए हैं, ठीक है। और वो कौन बंदे हैं, क्या कोई लड़ाई कोई झगड़ा इनका आपस में है क्या? इंडिया ने कोई मुज़ाहमत नहीं, कुछ नहीं किया। राज साहब, ये एक प्लान्ड प्रोग्राम है, उसके मुताबिक चल रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान को एंगेज करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, और इसके अलावा कोई बात है ही नहीं है। देखें, इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर मुदाखलत की है, इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर मुदाखलत की है, जैसे शाह साहब ने बताया, और वहाँ पर उसने ये अफ़गानिस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर क्या-क्या नहीं करवाया। आप देख लें, स्कूलों के अंदर कितने बच्चे शहीद कराए हैं, बसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर इन्होंने तबाही बर्बादी की है, ठीक है। अल्लाह की ये लाठी भी बड़ी बेआवाज़ होती है। अल्लाह ताला जो है ना वो जुल्म तो देखता है, लेकिन उसका एंड जो होता है वो अल्लाह ताला करता है। और अल्लाह ताला इस तरह के जो लोग होते हैं ना उनको सबक खुद ही सिखाते हैं। और मैं एक साहब, खबरें आ रही हैं, बात मैं अशम से जाने से पहले आपसे जानना चाहूँगा, खबरें आ रही हैं कि इंडियन एम्बेसी के सामने बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रही है।
राज साहब आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज जी, बोले राज साहब। राज साहब, खबरें आ रही हैं कि इंडियन एम्बेसी के सामने बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रही है। राज साहब देखें, मैं तो हमेशा कूदता हूँ, मैं तो हमेशा चलाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, इंडिया पाकिस्तान के साथ हमारे साथ जो सलूक करता है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। हमें सिर्फ डेनमार्क के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मैं अपील करता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं, बसते हैं पूरी दुनिया के अंदर, सबको चाहिए कि एक दिन फिक्स करें और सब इंडिया एम्बेसी के आगे जाके प्रोटेस्ट करें। बिल्कुल हमारा हक बनता है और बिल्कुल सही बात है। इंशाल्लाह बिल्कुल रास्ता प्लानिंग हो रही है और हम भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो है ना वो इंडिया एम्बेसी के आगे जाए, क्योंकि हम एक जिंदा कौम है राज साहब। हम ना डरने वाले हैं, ना भागने वाले हैं, ना हम कश्मीर को छोड़ेंगे। और पाकिस्तान के थोड़े जो आंख काली इस तरह की मैली आंख के देखेंगे तो हम तो राज साहब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल जी पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं और पाकिस्तान के लिए हमेशा हमने जाने कुर्बान किए, आगे भी करेंगे। और जो पाकिस्तान को इस मैरी नज़र से देखेगा राज साहब, हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। और हमें बिल्कुल इंडिया से घबराने चाहिए राज साहब। ये सब बातें हैं, ये कभी पाकिस्तान को हमला नहीं राज करेगा। साहब, आपने बजा फरमाया, जरा सियासी मौकफ लेते हैं। अशम बेटा, आपने देखा ये सारी आपको बैकग्राउंड ये सियासतदान आपको बता रहे थे, आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया अंकल। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली मेरे अपने अफेक्शंस है इस कॉज के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पाकिस्तानी है और हमारा एक्चुअली बैकग्राउंड कश्मीर से ही है। लेकिन अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसा डैनिश पर्सपेक्टिव से बात करूँगा कि हम ये डेनमार्क के लिए एंड डैनिश सिटीजन्स के लिए ये इशू क्यों ज़रूरी है। मेन जो चीज़ है ज़रूरी इसलिए है क्योंकि डैनिश गवर्नमेंट का बायलैटरल रिलेशंस है इंडिया के साथ, एंड खासकर जो पिछले कई सालों से ये जो रिलेशन है इस पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। आपने खुद देखा है कि डैनिश प्राइम मिनिस्टर इंडिया गई है, नरेंद्र मोदी डेनमार्क आया है, इवन रॉयल फैमिली जो है डेनमार्क की वो भी इंडिया गई है विजिट करने के लिए। एंड साथ साथ जो डैनिश गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पाकिस्तान के लिए, अब आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था तो डैनिश गवर्नमेंट मिन्नत मांग रहे थे पाकिस्तान से कि आप हमारे डिप्लोमेट्स को हेल्प करो, आप उनको यहाँ लेके आओ, जहाज़ें नहीं चल रही। तो ये इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि डेनमार्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है इन दोनों मुल्क में। एंड डेनमार्क का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी एक स्टैंड ले। एंड अब अगर हम लेकिन अशम, डेनमार्क तो दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन नरेंद्र मोदी तो गुजरात के बुचर के नाम से मशहूर है। जी अंकल, इस बार पे मैं भी काफ़ी कंफ्यूज होता हूँ क्योंकि डेनमार्क कहता तो है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन साथ साथ हम इसराइल को वेपन्स भी सेंड कर रहे हैं। तो कभी कभार डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, स्पेसिफिकली इस कॉस्ट में भी हम काफ़ी ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड है। जैसा आप खुद कह रहे थे नरेंद्र मोदी काफ़ी सालों से ब्लैक लिस्टेड था, अमेरिका से उसको मैं ट्रैवल वीज़ा भी नहीं मिल सकता था। अब वो खुले आम नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं एंड काफ़ी ख़ास रिसेप्शन देते हैं इंडियन डिप्लोमेट्स को एंड उसको भी। तो बात यह है कि मैं तो सिर्फ ऐसा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात कर सकता हूँ, जो सही है, जो गलत है, जो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ अभी सिचुएशन, ये 26 टूरिस्ट जो मारे गए हैं कश्मीर में, ऑब्वियसली जब एक कौम पे सप्रेशन आता है तो वो फिर रिजिलियंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम कश्मीर, अब राजा साजिद भाई बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन है वहाँ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये दुनिया के मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन है, और जिस किस्म के इंसाफियत हो रही है कश्मीर में, हो सका गजा के अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां इतना बुरे हालात होंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप उन लोगों को उस तरीके से आप सियासतदानों का काम है कि डेनमार्क जैसा मुल्क जो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है वो दहशतगर्दी को कतई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद तल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात आप बहुत अच्छे हैं। जी, बात यही है कि हमारा काम यही है कि जो डबल मोराल है उसको हम एक्सपोज करें। तो हम इसलिए यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जिस तरीके से काम चल रहा है कश्मीर में अभी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम लोग फाइट करेंगे। अब
जबकि 26 लोग मारे गए हैं, जो मुझे लगता है जो होया, ऑब्वियसली कोई प्रूव नहीं आया, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये जैसे डैनिश में कहते हैं ना, एंसवाफ कालेग से, मतलब एक सिचुएशन हो गया तो इंडिया क्या फौरन पाकिस्तान को इल्जाम दे रहा है, क्योंकि वो ये नहीं शोकेस करना चाह रहे बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को कि इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री। तो वो यही कहना चाहा कि पाकिस्तान ही क्या हम ये अटैक अरेंज कर रहा है, इन्होंने ही किया है। तो इस तरीके से क्या हम इंडिया की इमेज भी क्या हम कायम रहेगी और साथ साथ पाकिस्तान को भी अटैक किया जा रहा है। तो मैं तो सिर्फ ये चैलेंज करता हूँ इस आर्गुमेंट पे कि आप फाउंडेशन को देखो, आप ये देखें कि इंडिया किस तरीके से इसराइल के साथ इन्वॉल्व है, गजा में जो कत्लोगारी हो रहा है, इंडियन जो टॉप पोजीशन में जो बैठे हुए हैं इनका ये क्या इमेज पॉलिटिक्स है ना। बिल्कुल पॉलिटिक्स है, लेकिन हमारा काम है कि हम पॉलिटिकल अरीना में आके इन चीज़ों को एक्सपोज करें। अब जबकि ये फैक्ट्स है, ये तो मैं कुछ किताब से तो नहीं बात कर रहा, लेकिन ये फैक्ट्स है कि क्या मोदी ने गुजरात में हजारों पता नहीं कितने लोगों को मारा है। अगर एक बंदा का एक फाउंडेशन ही ऐसे है कि वो टॉप पोजीशन में आया है लोगों को कत्ल करते हुए, मुसलमानों को सप्रेस करते हुए, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जो बात करे वो सही कर रहा है। अब जब भी इलेक्शन होता है क्या हम आप देखते हैं कि इंडिया क्या पाकिस्तान को अटैक कर लेता है, मतलब आप ऐसे बॉलीवुड फिल्म चलाते रहते हो कि हम इन रियल लाइफ, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग आपका साथ दें। बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या हम डेनमार्क को इन चीज़ों को क्या हम कंडेम करना चाहिए, एंड आपको क्या मैं जो कोई भी बिजनेस रिलेशंस है इंडिया के साथ बॉयकॉट करना चाहिए जब तक क्या मैं वो बाज ना आ जाए, एंड यूनाइटेड नेशंस के जितने भी रेफरेंडम्स रहे हैं कश्मीर पे, बाइकाट की तो बात ठीक है, मुसलमान बहुत बातें करते हैं लेकिन बाइकाट की तरफ नहीं जाते। जी अंकल, बात ये होती है इंफॉर्मेशन की। मुझे पता है अगर लोगों को इंफॉर्मेशन हो तो वो फिर ज़रूर क्या हम अपनी तरफ से बॉयकॉट करने की कोशिश करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में आज के, पाकिस्तान को ही देख लें, पाकिस्तान में आजकल बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है PSL, मेन स्पॉन्सर्स कौन है, पेप्सी, कोला वगैरह, KFC। तो पाकिस्तान में ही बॉयकॉट नहीं किया जा रहा तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान अच्छा, आपको कैसे लगता है कि इतने पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, पिछले काफी अर्सा से ये क्रिकेट की तरफ पूरी कौम लगी हुई है? जी अंकल, बात यह कि एक डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन मेरे हिसाब से हमें क्या हम ये देखना चाहिए कि क्रिकेट साल में एक दफ़ा होता है, लेकिन 24/7 तो लोग क्या मैं सफ़र कर रहे हैं, कश्मीर में सफ़र कर रहे हैं, गजा में। तो हमें क्या हम इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे अगर आप पता ही लोगों को नज़र आ रहा है, ये मैंने टी शर्ट पहनी है, ये टी शर्ट लेके आप क्या हम इन कॉसेस को क्या हम सपोर्ट करें। आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, हम मतलब आप छोटे छोटे इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी ये आपको फंडिंग नहीं हुई, ये अपनी जेब से आपने टी शर्ट ली है, अगर किसी को भी दी है तो अपनी जेब से लेकर किसी को दी होगी? जी अंकल, मैं अपनी जेब से ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूँ अपने हिस्से से तो। लेकिन ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि अब राजा साजिद साहब एंड काफ़ी अदनान साहब भी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव करते हैं, जैसे कि हमने देखा रमज़ान में कश्मीर फंड चैरिटी डिनर था, और अक्सर काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव होते रहते हैं जहां लोग आके कि हम डोनेट कर सकते हैं, इन कॉजेज पे हेल्प कर सकते हैं, कि हम जो हमारे भाई बहन कश्मीर में हैं उनको हम थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं। मुझे पता है कि राजा साजिद साहब तो 24/7 क्या मैं कश्मीरियों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, एंड इंफॉर्मेशन आगे पीछे कराते रहते हैं, एंड आप लोग भी जो इस चीज़ पे बात कर रहे हो जो सिचुएशन हुआ है, और हमारा काम ये है एज अ डेनिश पॉलिटिशियन कि अच्छा, मुझे एक ऐसे सियासतदान आप बताएं कि नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म हैं, उनमें क्या खूबी है? हर दफ़ा इलेक्शन भी जीत जाते हैं और पूरी दुनिया उनके साथ चलती है, बड़ी बड़ी ताकतें उनके साथ चलती है। अंकल, आपको जब भी क्या इलेक्शंस होते हैं क्या मैं इंडिया में, तो अखबारों में ये आता है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी हैज इलेक्शन, और वो डेनिश में फंसेस डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। डेमोक्रेसी ये होता है कि लोग क्या हम चूज करें, लेकिन जितना करप्शन इंडिया में है टॉप लेवल में, और ये क्या हम कोई ऐसे छुपाने वाली बात नहीं है, लेकिन हर बंदे को पता है कि ये प्रोपेगेंडास है, ये क्या हम नेटवर्किंग के थ्रू, एंड मुसलमानों को अगर थोड़ा बहुत आपने क्या हम हेट्रेड किया है, थोड़ा सा कत्लोगारी की है, तो आपकी पोजीशन पर स्ट्रांग हो जाती है। तो मैं नहीं समझता कि वो क्या मैं, अब इसका एजुकेशन बैकग्राउंड देखें, नरेंद्र मोदी का कौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। अगर एक बंदा, अब मुझे पता नहीं कि सच है या नहीं, लेकिन मैंने सुनने में ये आया कि वो चाय वाला था,
शुरू में, अगर वो बंदा क्या हम एक पूरे मुल्क को जहाँ क्या हम 1 बिलियन लोग क्या मैं रह के चला सकता है, और वो भी सुप्रीम हिंदू क्या हम सुप्रीमेसी मेंटालिटी के साथ साथ उसी क्या मेंटालिटी से जिस जहाँ हिटलर इंस्पायर होया था, क्या आप बात करते हो एक सुप्रीम रेस के बारे में, तो वो फिर काफी हद तक खतरनाक है। काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। ये सियासी पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लेंगे आगा नदीम साहब का। तो हम जानना चाहेंगे शाह साहब, आपने जो कुछ अशम में कहा, आप क्या इजाफा करेंगे? जी बिल्कुल सही कहा। मैं अभी देख रहा था कि जो एक वार्निंग दी गई है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो अपना बकायदा पॉप जो जिनकी अभी डेथ हुई है संडे को, उनके वहाँ इटली में गए हैं, तो वहाँ पे वो अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को उठा के लेके गया। तो उन्होंने कहा है कि ये वायलेशन की है इन्होंने डिप्लोमेटिक है। आप ये देख लें कि औरतें कितनी तेज हो गए हैं, भारतीय कितने तेज हो गए हैं कि वो हर जगह छाए हुए हैं। वो एजुकेशन में भी पूरे यूरोप में पूरी दुनिया में छा गए हैं, वो हर जगह पे बात कर रहे हैं। हम मुसलमान क्या हैं? अगर राजा साजिद जो है कश्मीर की बात करता है तो हम दुम छपा दबा कर पीछे हट जाते हैं, कहते हैं कि ये लगा हुआ है करने दो इसको। हम लोग कभी भी एक नहीं। अब उनको पता लग चुका है, भारत को पता लग चुका है कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये एक दूसरे की पीछे गबियत करते हैं, ये खुल के सामने नहीं आते। ये कश्मीरियों की क्या मदद करेंगे? पाकिस्तान गवर्नमेंट को सबसे पहले ये चाहिए कि जो आज़ाद कश्मीर की फौज है, जिसको AJ के हम कहते हैं, उस फौज को जो है वो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को दे दें और कि आप इसको जिस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करें और हम आपके पीछे हैं। अगर भारत कहता है कि मैं एटम बम इस्तेमाल करूंगा तो उनको एटम बम दे, उनको रॉकेट दे। किस लिए हमने बनाया? हम रोज रोज पैदा नहीं होंगे। हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम खुद कश्मीरी हैं और हमेशा कश्मीरियों के दिलों में हम बसे रहेंगे। मसला जो है शाह साहब, आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपके भी सदर मोहतरम साहब का सदर साहब जो कहते हैं पॉपुलैरिटी में जो है वो आपका जो वजीर आजम साहब का वजीर आजम वो भी पैगंबरों के बराबर है पॉपुलैरिटी में। देखिए जी, उस बंदे से वो बिल्कुल बकवास कर रहा है। किसी बंदे को नबियों और रसूलों के साथ मुकाबला करना, ये जो है उसने बहुत बड़ी गलत बात की है और वो इतना कमीना आदमी है। मेरे PTI के दोस्त मुझसे नाराज जरूर होंगे, लेकिन किसी नबी के या रसूल या नबी के बारे में उसके बराबर किसी शख्स को खड़ा करना जो है ये बहुत बड़ा जुर्म है और इसको मैं मान नहीं सकता। जिस वक्त वो खुद सदर था उस वक्त वो बहुत कुछ कर सकता था, जैसे अब जरदारी कर रहा है, प्रेसिडेंट जरदारी कर रहा है। वो ऑर्डर लिखता, ये सारी की सारी पार्लियामेंट जो 47 की बनी है ये खत्म हो सकती थी। उसने खुद इमरान खान के साथ दुश्मनी की, उसके वक्त में इमरान खान जेल में है। तो मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, ये PTI की सरदर्दी है। वो PTI, हाँ, अलवी जो है ये वो अलवी है जैसे कि सद्दाम हुसैन था या हाफिज असद था। ये वो लोग हैं जो सही कलमा को नहीं बल्कि मुर्तद किस्म के लोग हैं। और ये हमारे पाकिस्तान में भी होते हैं, ये ईरान में भी हैं, ये तुर्की में भी हैं, ये सीरिया में बहुत ज़्यादा हैं और इनको अभी काफ़ी इनके साथ सीरियन गवर्नमेंट ने किया है। तो ये शाह साहब, ये कश्मीर की बात राजा साहब से सुनते हैं। राजा साहब, आपने बात सुनी, शाह साहब की भी आपने बात सुनी, सिकंदर का सियासी मौक़िफ़ भी आपने सुना। चूँकि आप कश्मीरी हैं, कश्मीरी सोसाइटी के सदर हैं, इन हालात में क्या करना चाहिए? पहले तो बता दो राज साहब, मेरी अभी जो है ना आज मकबूजा कश्मीर के अंदर बात हुई है, जहाँ पे ये वकूआ हुआ है उससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर के फैसले पर वो वहाँ पर रिहायशगाह है। ठीक है जी। उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो ये इलाका है, इस इलाके के अंदर हम यहाँ पर रहने वाले कम हैं और यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया की फौज, उनकी एजेंसी और पुलिस ज्यादा है और 24 घंटे ये यहाँ पे होते हैं। उनका ये कहना है कि हर घर जो है ना 3 से 5 घर, उनके सामने एक पुलिस वाला होता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी चौराहा नहीं है जहाँ पे पुलिस वाले खड़े राज साहब, क्या वहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है? राज साहब, जमहूरियत नाम, जमहूरियत पूरी इंडिया में नहीं है। आप नरेंद्र मोदी को जमहूरियत के मुझे बताएं। जमहूरियत के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा, बहुत बड़ी जैनक शर्मिंदगी का नाम है। मुझे अफसोस होता है
कि यहाँ पर लोग जितने भी हैं पूरी दुनिया आप देखें, जैसे आपने बात की, अब अमेरिका ने भी कबूल कर लिया उसको, यूरोप ने भी कबूल कर लिया उसको, क्योंकि इन लोगों के अपने इंटरेस्ट है वहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से किया हुआ है। और हमारी समझ शायद से हमारी नालायकी है या हम थोड़ा सा पीछे हैं, हम अपने आप को मोटिवेट नहीं करते, इस तरह आगे लेके नहीं जा रहे। तो मैं समझता हूँ राज साहब, हम सबको ये चाहिए कि हमें तारीख से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मुसलमान वो हैं जिन्होंने देख लें बड़े सगीर के अंदर किसकी हुकूमत रही है, कितने 100 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है। अभी इंडिया के अंदर हिंदुओं की हुकूमत के आगे 70 साल हुए हैं। इससे 200-300 साल पीछे चले जाए ना, तो राज साहब ये मुसलमानों की गवर्नमेंट थी। ये बड़े सगीर जो पूरे का पूरा है, ये पाकिस्तान अपना मुसलमानों का मुल्क था। इसमें जितनी भी लड़ाई हुई हैं, इसमें सरफरेस्ट मुसलमान थे जिन्होंने लड़े हैं। लेकिन बदकिस्मती थे, बदनसीबी थे कि हमारे अंदर या तो हमारी वो जो मीडिया का दौर है, हम उससे पीछे हैं, वरना सब मुझे नहीं हिंदू समझ तो आती। 100-200 साल मुसलमानों के गुलाम, मुगलों के गुलाम रहे, उसके बाद इंडिया अपना बरतानिया के गुलाम रहे। इन्होंने तो सारी जिंदगी गुलामी, अभी आज़ादी कितना अरसा हुआ इनको मिले हुए। लेकिन राज साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंडिया का जो मोकार जो चेहरा है ना, ठीक है ना, ये हमें तो पता है, लेकिन यकीन करें कि ये इतने बड़े ऐसा पूरी एक्टर कौम ही हैं। बेवकूफ है, इसको हर दफा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बना लेते हैं। देखें एक बात ये है, वहां पे पैसा चलता है, वहां पर रिश्वत चलती है, वहां पे देखो जिम्मे कच्ची सिर्फ क्या कागजों में जमहूरियत है, का बाकी तो नाम है, बात कोई वहाँ नहीं रहा साहब। डिक्टेटरशिप है, हर दफा बना देते हैं, लेकिन बाहर नजर आता है बड़ी जमहूरियत है। और राज साहब इस बात को बस यही है, ये बात सब ऐसे ही है, लेकिन उसने जिस तरह ये जो अपना यूक्रेन का सदर वेलेंसी, इसने देखो दुनिया को पागल बनाया हुआ राज साहब। तो बिलियन डॉलर ले रहा है डेनमार्क से, 32 बिलियन डॉलर ले गया है। F-16 जो वो अपनी जहाज है, उसने 16-17 ले ली हैं। तो इसी तरह बना हुआ है राज साहब, हमें किसी किस्म कोई डरने की बात नहीं है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया देख लें, 65 की लड़ाई देख लें, कतर की लड़ाई देख रहे हैं, उसके बाद कारगिल की लड़ाई देख रहे हैं। लेकिन राज साहब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 चीजें हैं, एक हमारे पास ईमान है, और दूसरा हमारे पास जज्बा है, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि शहादत की मौत वो सबसे बेहतर मौत है। और मुसलमान के पास सबसे खूबी ये है कि वो कहता है कि मुझे अगर मरना है तो शहादत की लेकिन मौत राय मरो, साहब और वो इन मरने से बातें तो डरता ये नहीं बड़ी है। अच्छी हैं, राय साहब बातें तो बड़ी अच्छी हैं, क्या सियासी जमातें पाकिस्तान में और कश्मीर पे एक प्लेटफॉर्म पे हैं? राजा साहब देखें, ये सबसे बड़ा बेड़ा तबाह करने वाली कश्मीर का वो है, इन्होंने डिवाइड एंड रूल जो कश्मीर को किया है, इन्होंने किया है। आज अगर कश्मीर देखें, राजा साहब मैंने आपको बताया 61 में जब ये वार हुई थी चाइना और इंडिया की, पाकिस्तान की फौजें जो हैं ये जम्मू के अंदर चली गई थी, झंडा उन्होंने घेर दिया था। अमेरिका से फोन आया कि फौरी यहाँ से निकलो, तो इन्होंने कहा नहीं जी हम आगे यहाँ पर रहेंगे। तो उन अमेरिका ने कहा निकलो यहाँ से, वरना मैं इसका फैसला कर लूंगा। तो 61 से लेकर आज तक पे फैसला होता है। राज साहब हमें अपने आप पर एतमाद करना पड़ेगा, हमें खुद लड़ना पड़ेगा, और हमें अपने फैसले खुद करने राय साहब पड़ेंगे। इसका अगर ये मतलब नहीं है करेंगे। सियासी मेच्योरिटी नहीं है। जी शाह साहब आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अभी मैं ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ रहा था कि ख्वाजा आसफ साहब जो हमारे वजीर दफा हैं, उन्होंने पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया है, जंगी हालात जैसे पैदा हो जाते हैं, और हालात जंग में पाकिस्तान इस वक्त पहुंच चुका है। छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं सरकारी। जी सब कुछ, और किसी वक्त भी किसी भी तरफ से गोली चलने से जो है ये एटमी वॉर जो है ये शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वहाँ उस खिते में कोई हल नहीं, और ये भारत इसलिए कर रहा है, ये सारे ड्रामे एटमी वार के हक में नहीं है, नहीं, भारत इसलिए कर रहा है कि जो अभी इनका ईरान, रशिया, चाइना और भारत का ये सारे जो वहाँ पे ग्रुप बने हैं, तो उसके अंदर भी ये नहीं चाहता कि ये पाकिस्तान आए। और दूसरा ये है कि ये अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान को दूर कर रहा है। पाकिस्तान की तरक्की से भारत ना लाए हैं। जी पाकिस्तान का अपना कसूर है। पाकिस्तान को चाहिए कि सबसे पहले जो है कॉमनवेल्थ से बाहर निकले ताकि हम कश्मीर ले सके। कॉमनवेल्थ ही जो है, ब्रिटेन जो है वो कश्मीर बनाने वाला है।
ये जिस जिस मुल्क में रहे हैं उस मुल्क में फसाद पैदा करने वाले अंग्रेज हैं, नॉट अमेरिकन बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स। इन्होंने हर जगह पे, रोडेशिया में, साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान में, ये कुर्दों के इलाके दूसरे, ये सारे के सारे अंग्रेज़ों ने बनाए हुए हैं। और अंग्रेज नहीं चाहते कि हम लोग अमन से रहें और अपने इलाकों में कर सके। इस वक्त ये बात है कि हमें याददाश्त एक देनी चाहिए। मैं साजिद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, हम इनके साथ जाने को तैयार हैं। पुरअमन तरीके से पाकिस्तान एम्बेसडर साहब को एक दरख्वास्त देनी चाहिए कि भाई आप जो है कॉमनवेल्थ के अब निकले बाहर। कब तक हम ये गुलामी की तौक जो है वो ये गले में डालेंगे? जब हम उनसे आज़ाद हो जाएंगे तो फिर हम बात कर सकते हैं खुले आंखों से कि हम क्या चाहते हैं। शाह साहब, ये तो उस टाइम मुमकिन है कि जब सियासी मेच्योरिटी आ जाए। जी, सियासी मेच्योरिटी हम लोगों ने लेनी है। अगर हम लोग ये देखें, शामी यहाँ पे ये बैठा हुआ बच्चा, हम लोग यहाँ डेनमार्क के अंदर पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ से कोशिश कर रहे हैं कि यही मसले जो हैं हम लोग यहाँ सब ना इत्तेफाकी है ना। देखे ना, 1,21,20,000 वोट्स हैं आपके कोपेनहेगन कम्यून में, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? देखे, सिग्नेचर करने पे कोई तैयार नहीं। कहते जी हम मुसलमान हैं, नमाजें पढ़ते हैं, ये कहते जी हम ये करेंगे। चंद एक आदमियों ने तो शाह साहब फिर मेच्योरिटी नहीं है। चले हम अशम से जानने की कोशिश करेंगे। असम, आप सियासतदान है, आप क्या कहेंगे? जी अंकल, क्या मैं बात तो बिल्कुल दुरुस्त हो रही है, और मेरा सिर्फ यही कहना है कि क्या मैं हमें ये बात बिल्कुल 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 सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स है। अगर क्या हम खुदा ना खास्ता एक जंग तक आ जाए तो फिर ये सिर्फ क्या हम पाकिस्तानी एंड इंडियन के लिए नुकसानियत नहीं होगी, पूरी दुनिया के लिए नुकसानियत होगी। तो इसलिए हमें इस इशू को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके चलना पड़ेगा। क्या तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी? ये क्या में एक हो सकता, एक ऑप्शन हो सकता है। अगर क्या हम इन दोनों मुल्कों का जंग हो जाएगा तो फिर तो पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाएगी। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें एज अ डैनिश नेशन हमें प्रेशर डालना चाहिए। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, और जहाँ नेटो का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वहाँ हमें प्रेशर डालना चाहिए। और इंडियन एंड जो इंडियन डिप्लोमेट्स को कहें कि क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जो काम वो कर रहे हैं। और अगर वो वाकई मानते हैं कि क्या हम पाकिस्तान का हाथ है इस क्या हम अटैक पे, तो फिर वो सबूत लेके आए। उनके पास दुनिया के बेस्ट इंटेलिजेंस सर्विसेज में से एक है, तो वो सबूत दें। ये नहीं हो सका कि आप बस हवाओं में बात करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि हर बंदा यकीन करे। ऐसे तो नहीं चलता, क्योंकि बहुत सीरियस एलिगेशंस है। शाह साहब, ये पानी वाली, या राजा साहब से पूछते हैं, ये पानी का ताश, जो पानी वाला चक्कर है, ये क्या असल कहानी क्या है? असल कहानी यही है राज साहब, असल कहानी ही पानी की है, और ये पाकिस्तान की बदनसीबी है। और मैं समझता हूं कि राज साहब एक सेकंड, जी अशम बेटे आप बात कर रहे थे। जी मैं बस ये कहना चाह, मैं जरा माजरत से क्या हम इजाजत लेना चाह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि अब्बू आके क्या काफी देर से जो उनको भी हमारे मेहमान थे आज, है ना जी। तो चले आ जाए। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने टाइम दिया, अपना कीमती टाइम से आपने मीटिंग पे जाना था, तो आपने ये बंद नहीं करना जो है आपने आ जाए वाल साहब आप। बिल्कुल बिल्कुल जी शाह, अपना राय साहब आप अपनी बात जारी रखें। अच्छा देखें राज साहब, मैं कह रहा हूँ कि असल में प्रॉब्लम ही पानी की है। ये जो कुछ गेम की गई है ना, सिर्फ पानी के लिए की गई है कि इनको कोई माकूल सा बहाना मिल जाए कि ये पानी रोके। देखिए, हमारी बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग जो है ना, ये डैम नहीं बनने देते। कश्मीर के अंदर राज साहब, उन्होंने पाकिस्तान ने इतने डैम बना दिए हैं, छोटे छोटे करके बना दिए हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में मीठे पानी की किल्लत है, और इसलिए क्योंकि उसका हाल तो यही है कि आप पानी को स्टोर करें। और सिंध में अगर बात हो या खैबर पख्तून में बात हो इनकी, तो वो लोग बनने नहीं देते। वो कहते हैं कि हमारी ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी, हमारा ये हो जाएगा, वो होगा, सियासी इश्यू हो जाएगा। तो राज साहब, मैं समझता हूँ कि इंसान सियासीदान जो हैं, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। और अपना जो पानी है ना, देखें कब तक का मुताज रहेंगे, कब तक का मुताज रहेंगे। आप पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है, उनको चाहिए कि अब ये बैठ जाएं और अपने पानी का मसला जो है ना वो हल करें। आज नहीं, कल नहीं, 10-15 साल के बाद ये प्रॉब्लम होगी। ये जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता रहा साहब, ये मुझे याद रखो, जब तक, क्योंकि 80% पानी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को कश्मीर से आता है। पता ना आपको इस चीज़ का? तो राज साहब, कौम मुत्तहिदा क्या कर रहा है?
कौम मुत्तहिदा जनाब हर चीज जो है हर चीज में सियासत घुसी हुई है, जिसके पास लाठी है ना वो उसी ही की बहस है। राज साहब ये कौम मुत्तहिदा जिसकी बात आप मर्जी कर लें, राज साहब आपके सामने पड़ी हुई है। मैंने कहा कश्मीर के अंदर कत्लेआम हो रहा है, लाखों की तादाद में बच्चियां बच्चे जो है ना वो गुम है। चले राय फिलिस्तीन के साहब अंदर आगे हैं, सियासतदान है, बड़ा इनका गहरा तल्लक है, ये आर्मी से में भी रहे और सियासत में भी जब से होश संभाला है ये सियासत में इन्वॉल्व हैं। आगा नदीम साहब, आगा साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। मेरी तरफ से आपको, राजा साहब को और शाह साहब को सलाम अर्ज़ है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस टॉपिक पे आप बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो हॉट इशू है वो तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही है। तो लिहाजा जो सुबह से न्यूज़ सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, इंडिया चैनल भी चेक कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, लेकिन एक बात है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा ही पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव रवैये रखा है और उसका तमाम मीडिया एक तरफा तौर पे, हालांकि जब पूरी दुनिया में मीडिया एक आज़ादी का मेंबर समझा जाता है, तो क्या पूरी दुनिया को इस बात का एहसास नहीं कि इंडिया क्या कर रहा है? राजा साहब, मेरा ज़हन तो ये मानता है जैसे कि ये एक इंटरनेशनल प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों से इंडिया की जो पोजीशन बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, वो अपनी साख खोता जा रहा है। लिहाजा अमेरिका का झुकाव इस तरफ जरा कम आ रहा है। यूरोप भी इंडिया की तरफ इतना रागिब नहीं रहा जितना कि माजी में था। और इन चीज़ों को देखते हुए, चूंकि पाकिस्तान में एक उनको एक चांद दिखाई दे रहा है जो कि मादनियात के जहीरे जो है ना वो नुमाया हुए हैं, लिहाजा अब तमाम जितना भी इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस हैं वो सब उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है कि हम किसी तरीके से वहां तक पहुंच के तो अपने मुफादात हासिल करें, ना कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए, बल्कि उनकी तो ख्वाहिश होगी कि ये जंग छिड़े ताकि पाकिस्तान की ऐसी पोजीशन बने कि वो हम लोगों का मुताज हो, हमें वो खुद इनवाइट करे, अपनी चीज़ें हमारे हवाले करे। तो देखें ये जो चीज़ें हैं ना, शाह साहब, राजा साहब, दोनों राजा बरादरान है, तो ये बड़ी अहमियत की हामिल है। हम ये बात ये ना लें कि इंडिया ने ये पंगा लिया चहलगाम में या फड्डा डाल दिया, वो कोई ना कोई रीज़न पेश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो सुपर पावर्स हैं, जिसमें यानी कि जिनमें बड़े बड़े लोगों का, बड़ी ताकतों का यानी कि अपने मुफादात है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो चीज़ आज से जाहिर नहीं हुई, ये बड़े अरसे से इसके तरफ लोग रागिब थे, लेकिन अब चूंकि पूरा मीडिया में ये चीज़ें आ चुकी हुई हैं कि पाकिस्तान में ये चीज़ें मौजूद हैं और उनकी जो वैल्यूज़ हैं, अगर पाकिस्तान अच्छे तरीके से, मुनासिब तरीके से ये कार्रवाई अपना खुद अपने हाथों से करता है ना, तो विद इन 10 to 15 ईयर्स पाकिस्तान अब माली तौर पे आपके इस खित्ते का सरबराह बन सकता है। यानी कि जो पावर, जो चीज़ें पाकिस्तान को मुयस्सर कुदरती तौर पे हो रही हैं, और इसमें मैं तो कहता हूँ अल्लाह का कोई ख़ास करम है। और इस वक्त ज़रूरत है हमारे तमाम सियासतदानों की, तमाम अदारों की, अगर कोई बंदा इस मौके पे फौज के बारे में कोई गलत राय रखता है ना, तो यकीन जानिए वो दुश्मन पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान का हमदर्द नहीं है। अगर कोई ये बात कहता है कि जी फलानी ये कर दिया, देखे पाकिस्तान 77 ईयर्स हो गए, अब फौज का अपना एक रोल रहा है, फौज ने किस वक्त पे क्या किया क्या नहीं किया ये पूरी तारीख में नुमाया है, लेकिन उसको किसी ने दुनिया में रोल होता है जी पूरी। देखें जी बात सुने, मैं तो ये समझता हूं कि अगर हमारी ये कुव्वत, ये फौजी अदारे, अगर इसमें कोई दरार हल्की सी भी पड़ गई ना, तो यकीन जानिए लीबिया में उनको कंट्रोल करने में कुछ टाइम लगा था, सीरिया में लगा था, इराक में लगा था, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
लेकिन आगा साहब पाकिस्तान के मीडिया को देखें, पाकिस्तान की अखबारात को देखें, स्पेशली जंग अखबारात की सुर्खियों को आप पढ़ें तो आपको क्या अंदाज़ा होता है कि दुनिया के हालात क्या बता रहे हैं? वो जो कुछ बताना चाहते हैं उसमें तो कोई तल्लक नहीं है पाकिस्तान की सियासत का। देखिए राजा साहब, बात यह है कि एक जो चेस एक ऐसी गेम है जो कि चंद मोड़े होते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठा होता है उसको पता है मैंने कौन से मोड़े को आगे करना है, कौन से मोड़े को पीछे करना है। और सम टाइम एक जो प्यादा होता है ना, वो जाके एक मुकाम पे जाके वजीर बन जाता है। तो मकसद ये है कि इस गेम को खेलने वाले वो कुव्वतें हैं जो कि मजहबी तौर पे, मुआशी तौर पे पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना पसंद करती और उसके लिए नहीं पसंद करते। राजा साहब, मैं शाह साहब से जाने से पहले बात करूंगा, आप सियासतदानों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखें जी, इस वक्त तो जरूरत है तमाम, चाहे उसमें ए है, बी है, सी है, डी है, अगर ये यकमुश्त ना हुए और अपनी अपनी इन्होंने राग लापे, अपने अपने राग लापे। जी शाह साहब। जी बिल्कुल। मैं तो ए बी सी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी जंगें देखी हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में जैसे कि आगा नदीम साहब ने कहा कि नाकामी जब भी हुई है तो वो सियासतदानों या रिलीजियस लोगों की पीछे कमज़ोरी की वजह से। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त ये वक्त आ गया कि पाकिस्तान को इसको हंसी मजाक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के एक तरफ अफगानिस्तान है जो उसका नंबर 1 दुश्मन बना बैठा है, जो इन्होंने अफगानिया वहाँ पे बाहर, इनको बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। अब जो इन्होंने किया ये एक्शन, इससे रिएक्शन वहाँ से भी आएगा। दूसरा, ईरान के साथ इनके सो कॉल्ड तल्लुकात हैं अरबों की वजह से। अरब देख लें कि गजा में क्या हो रहा है और बैरूत में क्या हो रहा है। उन्होंने तबाही बर्बादी मचा दी है, और हमारे वहाँ जो है वो इंडियंस को बुला के उनका डांस आप देखें बाहर सबसे ज्यादा। शाह साहब, आपका कहने का मतलब है कि पूरी कौम वैसे भी फौज के साथ खड़ी है, लेकिन चंद सियासतदानों की वजह से या चंद मीडिया के लोगों की वजह से या यूट्यूबर्स की सोशल मीडिया वालों की वजह से वो फौज को जो निशाना बनाया जा रहा है कमजोर करने के लिए, हालांकि कौम फौज के साथ खड़ी है। सियासतदान, बिल्कुल सियासतदान। देखे ये अलवी ने क्या बयान दिया, हमारा एक्स सदर है, उसने क्या बयान दिया, उसको सोच समझ नहीं कि वो किस तरह पाकिस्तान का सदर बन गया था, कि इतना बड़ा उसने दीनी तौर के ऊपर वो उसने जुल्म कर दिया, इंतहा से ज्यादा उसने बात कर दी है कि एक सियासतदान को नबियों के बराबर खड़ा कर देना। मैं सैयद हूं, मैं बात करता हूं, वो सैयद नहीं है, वो अलवी है और जाके सीरिया में जंग करे। सबसे बड़ी जो बात है इस वक्त वो है इत्तेहाद की। इस वक्त हमें अपने एक एक कश्मीरी भाई के खून, एक एक बेटी, एक एक बहन के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमने एटम बम किस लिए बनाया है? कि क्या हम पंजाब में मारेंगे, सिंध में मारेंगे, बलूचिस्तान पे मारेंगे या पेशावर में मारेंगे, किस पे मारेंगे? ये हमने बनाया इसलिए है कि हम इनको बताएंगे कि हमने बहुत अमन से बातें की हैं, सारी दुनिया देख रही है। हालात जंग में हमारा पानी बंद कर दिया। साहब, आप अपना गजनवी फेंकना चाहते हैं भारत पर? बिल्कुल जी, जब बारी आए तो फिर हम मुसलमान हैं, जब हम कलमा को हैं, जब हमारे ऊपर टेंशन आ जाती है तो फिर हम ला इलाहा का कलमा पढ़ते हैं, हमें अल्लाह की तरफ जाना है। हमें राजा साहब बिल्कुल साहब बजा फरमा रहे हैं, अगर वक्त आया तो गजनवी क्या, हम हर वो चीज चला देंगे जो कि निशाने इबरत बन जाए उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के लिए गंदी आंख या गंदी सोच रखते हैं। ठीक है, एटमी ताकत वो भी है तो हम भी हैं, लेकिन ये बात देख ली, हमारी पॉपुलेशन उनके मुकाबले में अमन चाहिए, दोनों तरफ से अमन चाहिए। मैं देखें, अमन होना तभी हो चाहिए अगर दोनों तरफ से ऐसी सोच हो शाह साहब कि जी हमने आवाम की और मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना है। अगर आप लोगों के ज़हन में ये चीज़ डाल दी जाए कि जी ये हमारा दुश्मन है, जैसे कि शाह साहब ने अभी फरमाया, क्योंकि मेरा कुछ वक्त अफगानिस्तान में भी गुजरा हुआ है, अफगानी जो है ना, यकीन जाने मैं बरलबा ये बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान को एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करते।
अफगानियों को कितनी देर हम लोगों ने पाला पोसा। देखें, मैं बड़ी जनरल सी बात, आज अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम किस जगह पे है? जिन दिनों हम वहां थे ना, कसम से आप शाह साहब, आगा साहब की आवाज़ नहीं आ रही, आगा साहब की आवाज़ नहीं आ रही। शाह साहब, इतनी देर में मैं राजा साहब की तरफ चलता हूँ। राजा साहब, आगा साहब की आवाज़ नहीं आ रही जी। अब आई है। अच्छा, बोले। तो मकसद ये है कि उन लोगों को जब ये वहां से विजिट करके वहां पहुंचे, यानी कि एक मुहाजिरीन बन के पहुंचे, यकीन जाने जब हम वहां थे ना, अच्छा भला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, उसको ए से बी जेड तक नहीं आती थी। मैं ये आगा साहब इसका भी एक मतलब है। उसका मतलब बताऊं क्या था कि हमारे इलाके में जो पठान रहते थे ना, वो कहते थे हम पुख्तून हैं, हमने अफगानिस्तान के साथ जाना है। तो हमारे सियासी लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उनको बिठा दिया वहां पे। अब वो कहते थे, पठान कहते थे, हमारी साइड के पख्तून कहते थे कि इनको वापस भेजो, तो हमारे सियासी कहते थे नहीं, ये हमारे भाई है। तो अब उनमें जो है ये सियासी तौर पे बहुत बड़ी गलती की इन्होंने। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि आगा साहब आते हैं अफगानिस्तान से निकल कर भारत की तरफ आते हैं, जो मौजूदा हालात हैं इस तरफ आते हैं। जी, मैं राजा साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर राजा साहब। जी शाह साहब, करें आप। कश्मीर के राजा साहब को आपको पता है कि सबसे ज्यादा ग्लेशियर जो है वो पाकिस्तान में है, मुजफ्फराबाद, इसके साइड सारी जो है K2 इस साइड पे है। तो क्या पाकिस्तान से ये सियासी गलती नहीं हुई कि इन्होंने, जैसे आपने पहले फरमाया कि वहां पे डैम होने चाहिए थे, वहां पे नहरें खोदनी चाहिए थी, जैसे अब मसले बने हुए हैं, तो हमें बहुत पहले जो है वहां से पानी को क्या साहब इस तरह आके आगा साहब सुन रहे हैं, मुजीब साहब नहीं है, तो इस तरह तो जरदारी साहब कहते हैं कि अब मेरी लाश पर से गुजर कर ये डैम बनेगा। ये तो राजा साहब बहरहाल जो भी ये बात कहते हैं ना, वो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी नहीं रखते। सीधी सी बात है। देखें, मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, बाद में मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ। मेरा शनाख्त जो है ना वो ये है, मैं यहाँ पे हूँ ना, शाह साहब आप है, राजा साहब आप है, अपना राजा साहब आप है, यहाँ के लोग आपको जानते हैं, राजा पाकिस्तानी, शाहजी पाकिस्तानी। मकसद हमारी पहचान पाकिस्तान है। और अगर कोई भी हो, अगर पाकिस्तान के बारे में कोई गलत सोच या फिक्र रखेगा तो वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं होगा। देखिए, जैसे कहते हैं जी, जरदारी ने ये कह दिया कि मेरी लाश में से गुजर के जाएगा, तो कसम से अगर ये मार हुआ तो सबसे पहले मैं आगे जाके लड़ूंगा। आए जी, क्या करना है? हमने पाकिस्तान को देखना है, ना कि शख्सों को देखना है। राजा साहब बात सुने, हमारी जो फौज है आज भी कुर्बानियां दे रही है। कौन सा दिन है? आगा साहब, सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाक फौज सरकारी लोग दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। और कौन सा दिन है जिस दिन पाकिस्तानी जवान जो है ना किसी ना किसी मुआद पे जाके अपनी जानें नहीं दे रहे। आगा साहब, यही साहब कश्मीरी जो है, वो फौजी जो है, वो भी शहादतें दे रहे हैं। जी साहब। राजा साहब बिल्कुल बजा फरमाया। कश्मीर जो है ना, हमारा खून, हमारी जान है, हमारी पहचान पाकिस्तान एंड कश्मीर है। हमने आज तक जो कुछ भी किया है, हमारे ये राजा साहब बैठे हैं, यकीन जाने कश्मीर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और इंडिया का जो ये गलतफहमी है कि जी ये कश्मीर हमारा शहर है, ये तो उस वक़्त के लोगों ने 1948 में, मैं बड़ी माजरत के साथ बात करूंगा, अयूब खान ने एक बड़ा अच्छा गोल्डन चांस जो था ना मिस किया था, कि जब वो 1948 में हम कश्मीर पूरी तरह हासिल कर सकते थे। लेकिन बहरहाल कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने अयूब खान को रोका? फिर उसके बाद नहीं, उसमें मेरे राज साहब की बारी है। राज साहब उस वक्त खूब कैप्टन थे और वो वहां से उनको कश्मीर का तगमा भी मिला हुआ है। राजा साहब की बात सुनते हैं। ब्रिटिश ने अपनी गवर्नमेंट डाल दी थी और आपका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो अंग्रेज था। आपका वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी कि आपके पास पुराने किस्म की बंदूकें थी, पठानों ने और कश्मीरियों ने ये जंग लड़ी। आपके पास 249 फौजी ऑफिसर्स थे
जिसको आपने पूरे पाकिस्तान में डिफेंस के लिए लाना था। हमारे से सबसे बड़ी जो बात हुई है वो हमने ये बात की है कि हमने कश्मीर, आज़ाद कश्मीर को तरक्की नहीं दी। वो भारत ने क्या किया, आज उसने क्या क्लेम किया, उसने कहा है कि जम्मू जो है सिर्फ हिंदुओं का, या सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है वो हिंदुओं की है, और ये सबसे बड़ा झूठ है, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकामी है। शाह साहब पूछते हैं राजा साहब से, राजा साहब क्या आज़ाद कश्मीर में तरक्की हुई है या नहीं हुई? देखिए जी, तरक्की हुई है। हमें मैं बताता हूँ, कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी मोटरवे है, हाईवे है, उसमें ट्रेन चल रही है, उसमें मेट्रो चल रही है, उसमें कश्मीर के अंदर जनाब एयरपोर्ट है, उसके अंदर बहुत बहुत बड़े इंटरनेशनल हॉस्पिटल हैं, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर बड़े बड़े इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं। ये बात क्या बताऊं राज साहब के हमारी इतनी बदनसीबी है। मैं आपको ये बताऊं कि कल की बात है कि एक बंदे का मुझे फोन आया वादिया नीलम से। उसने कहा है जी कि हमारे ऊपर जो पहाड़ों के ऊपर टॉप में रहते हैं तो उनके बीमारी वहां पे फैली हुई है, काफी लोग बीमार हैं। तो उस बंदे ने कहा जी हमें कोई मदद भेजें कि हम अपनी मेडिसिन ले लें। क्या वहां से ऊपर से नीचे लाने तक 7 से 8 घंटे लगते हैं। जो लोग बंदे को उठा के चारपाई के ऊपर या किसी तरह नीचे लेके आते हैं, और उसमें रासा सबसे ज्यादा जो होती है 80% लोगों के वहां पर डेथ हो जाती है। स्पेशल तौर पे जो हमला राजा होते के हैं जो सियासतदान बजट लेते हैं इतना, वो कहाँ जाता है? मैं बताता हूँ राज साहब, मैं बताता हूँ बदनसीबी है कश्मीर के अंदर। राज साहब मैं और क्या बताऊँ, मेरी वालदा, मेरे वाल साहब बीमार हुए हैं, कश्मीर के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है, मैं उन्हें इस्लामाबाद लेकर आया हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क है, इतनी कम यूनिवर्सिटी हैं कि हमें कोटा दिया जाता है पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तरफ कि 10 या 15% तो वहाँ पे बच्चे हमारे जाके पढ़ते हैं। ठीक है राज साहब, देखिए पाकिस्तान, वेरी सॉरी टू से, बिल्कुल ये बात है, कश्मीर के अंदर राज साहब कोई तरक्की नहीं हुई, बिल्कुल तरक्की नहीं हुई। वो बिल्कुल तरीके के अंदर डूबा हुआ है, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। इन्होंने कितनी बार कहा है, 2012 में नवाज शरीफ साहब ने लेकिन प्लान राज था। साहब कश्मीर पे इतना फंड मिलता है, उनको इतने मिलते हैं से जो जितने पार्लियामेंट के मेंबरान है, हर पार्टी की हुकूमत बनी है, ये नहीं कि एक पार्टी की हुकूमत नहीं। 125 अरब सालाना इनको मिलता है, एड मिलती है, जिसमें इन्हें कहा जाता है अब वही प्राइम मिनिस्टर रहेगा जो आधे से ज्यादा पैसे वापस करेगा। ठीक है ना जी। और जो कश्मीर के अंदर जो भी गवर्नमेंट में आता है, प्राइम मिनिस्टर हो या सदर हो, राजा वो तो राज साहब फिर वो कश्मीरी प्राइम मिनिस्टर गद्दारी करता है ना? मैं कह रहा हूँ राज साहब, वो देखिए राज साहब, मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का वो एजेंट होता है, वो वही करता है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको कहती है, वो उस कंट्रोल होता है उसकी जबान। ठीक है, उसमें मुंह होती है लेकिन बोलता वो किसी और की जुबान है। बदनसीबी ये है राज साहब कि हमारा जो सिर्फ मंगला है, जो मंगला डैम, उसकी बिजली का उसका जो इनपुट आता है वो 865 अरब रुपया जो वो पाकिस्तान लेके जाता है। और पाकिस्तान ये राज साहब हाल बताएं, राज साहब हाल बताएं जी, हाल बताएं। राज साहब हाल तो देखें, सबसे पहले तो मुखलिस हमें होना चाहिए, सबसे बड़ा है। और सबसे दूसरी बात, जैसे इन्होंने फरमाया है अपना आगा साहब ने फरमाया है कि देखें ये जो हमारे है ना सियासतदान, सियासी पार्टियां, राज साहब ये डिवाइड है। और इनको कौन डिवाइड कर रहा है भला आलम में, ये जब तक राज साहब एक एजेंडे पे नहीं आएंगी और सब यही नहीं सोचे कि हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। देखें कश्मीर का मसला जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी हर चीज जो है ना वो पाकिस्तान ही करता है। राज साहब आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज जंग की बात शुरू हुई, भारत ने जंग की तरफ इशारा किया और सबसे पहले आप पाक फौज के साथ सबसे आगे खड़े हैं। देखो मैं तो राज साहब आपको कह रहा हूँ, देखें ये लोग जो बातें करते हैं जी फौज ये वो, मैं ये नहीं कहता, मुझे नहीं पता, जिस चीज का मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा ना सुना है, लेकिन चंद काली भेड़े होंगी इसका मकसद तो सारी फौज बराबर। राज साहब देखें कोई भी कौम है ना, जो कोई भी मुल्क है उसके दफा करने वाली फौज होती है। जिसकी दफा करने वाली फौज ना, उनको रात को नींद नहीं आती, उन्हें कोई पता नहीं होता कि सुबह ये मुल्क हमारा होगा या किसी और के कंट्रोल में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि लोगों को थोड़ी सी अपनी
अपनी सोच में चेंजिंग लानी चाहिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। आगा बिल्कुल साहब आप राज साहब। बताएं, हल बताएं इन हालात में क्या होगा जो नरेंद्र मोदी ने ये जो इश्यू खड़ा कर दिया है। देखिए देखिए वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाह रहा है, दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है। इसके साथ कोई बंदा भी जो है ना वो अपनी ट्रेडिंग ना करे, और नहीं है ट्रेडिंग इकोनॉमिक पे होती है। राज साहब आपकी पीजीटी जो है ना अगर नीचे है तो आप फारग हैं, ठीक है। इंडिया आपकी अपनी दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ ट्रांसफर करना चाहता है जो कि बिल्कुल साल राज साल साहब से लगा हुआ है। देखिए राज साहब आपके पैसे कहाँ से जनरेट होते हैं, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है ना, ठीक है राज साहब, वही आगे जाता है। जो मुल्क इंपोर्ट करता है राय साहब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये नहीं कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं आपसे लाइव सवाल कर रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम हो रहा है, ये सारे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, 4 लाइक नहीं होंगे, 2 लाइक नहीं होंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपगंडा करते हैं, ये यूट्यूबर्स बैठे होते हैं या सोशल मीडिया पे बैठे, उनके 4 5 पे 7 40 मिलियन कहाँ से आ जाते हैं। राज साहब देखिए, मैं पहली तो बात ये है कि मुल्क तो पाकिस्तानी जहाँ भी बैठा हुआ है, मुल्क तो आपका पाकिस्तान मुल्क खराब नहीं है। राज साहब बात सुनो, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम पाकिस्तानी को मुबारकबाद देता हूँ कि जो बाबा कायद आज़म अली जिन्ना साहब जो ये आपको तोहफा दे गए हैं ना, यकीन करें कि आप जन्नत में रह रहे हैं। ये बात यकीन करें कि मेरी बात मैंने बताया, जब कश्मीर के अंदर बात होती है कि या इंडिया के बाद मुसलमान से किसी से बात होती है ना, राज साहब वो पता क्या कहता है, यार वो खुल के बात नहीं कर रहा कर सकता क्योंकि वहां पर पकड़ लेते। आपके प्रोग्राम में राज साहब आपको याद है कि एक दफा प्रोग्राम हम कर रहे थे चंद साल पहले, तो मैंने मकबूजा कश्मीर से बंदे लाए थे, याद आपको। उसके बाद जनाब जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसके बाद उनको पकड़ के ले गए थे, 24 घंटे 3 दिन उन्होंने अंदर रखा है उन लोगों को। साहब आप बताएं, आप फौज में भी रहे। ये राज साहब जादी और खुद मुख्तियारी जो होती है ना, ये तब आपको महसूस होती है, ठीक है ना। वो हर बंदा जो डर डर के जीता है ना, इसलिए जीता है कि उसे पता होता है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आपके जितने मर्जी गिले शिकवे हों, मैं बहरहाल जैसा आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, बात यह है जैसे कि राजा साहब आपने फरमाया कि इसका सलूशन क्या है। देखें जी, अगर इस मौके पे जो सूरत पैदा की जा रही है, अगर हम लोग, हमसे मुराद तमाम पाकिस्तानी, उसमें कोई सियासी जमात का मैं हवाला नहीं दे रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तानी होने की हैसियत से बात करना चाह रहा हूँ तमाम उन दोस्तों साथियों से कि ये वक्त हमारे लिए एक मुश्किल वक्त है। अगर इस जगह पे हमने पाकिस्तान के दिफा के लिए एक मुठ ना हुए ना, तो ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी एक इबरतनाक सदा होगी। तो ये वक्त है कि ख्वाह किसी भी सूबे में है, किसी भी जगह पे है, तो आप प्लीज लिल्लाह पाकिस्तान का सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें। और ये जो सियासी गेम है, बहरहाल कुछ खबरें मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था जी ये करो तो वो करो, तो प्लीज ऐसी बातें करने का मौका नहीं है। इस वक्त आपको एक मुट्ठ होके काम करना चाहिए। मैं बात कर रहा था तो बीच में बात मेरी डिस्कनेक्ट की गई। बात यह कि अफगानिस्तान इस वक्त यकीन जाने हर वो अमल कर रहा है जो इंडिया चाहता है। देखें, एक वक्त था कि अफगानिस्तान में सिर्फ 2 कौंसलर थे, कौंसल खाने थे, एक था जलालाबाद में और दूसरा था काबुल में। इस वक्त अफगानिस्तान में हर शहर में उनका एक कौंसलर खाना बना हुआ है। क्या पाकिस्तान ने अफगानियों को इसलिए पाला था कि हमने तो आस्तीन के सांप पाले, हमने अपनी खुराक उनको दी। और आज भी अगर पाकिस्तान अपनी सप्लाई लाइन बंद कर दे ये खुराक की, जिसमें चावल है, गंदम है, घी है, गोश्त है, कसम ये भूखे मर जाए। मैं राज साहब इस पर एक बात करना चाह रहा हूँ, आगा साहब की बात काट के, अगर बात के साथ अगर मुझे नहीं साहब देखें जी, सबसे पहले बात यह है कि कसूर आप खुद हैं। जनरल ज़ियाउल हक साहब को आप दुआ दें, ठीक है जी। ये 2 चीजें वहां से लेके आए थे, एक क्रैशर कल्चर और दूसरा ड्रग्स, और तीसरा उन्होंने ये नहीं देखा अनलिमिटेड अफगानी को यहाँ पर रखा है, 40-50 साल रखे, ठीक है ना।
अब ये कह रहे हैं जी अब यहाँ से निकलो। पहले तो ये है कि इट्स टू लेट, ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अपने मुल्क का दिफा करें। ये क्या बात है, आप मुझे बताएं कि सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया हमारा दुश्मन, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन, बांग्लादेश भी हमारे साथ ऐसे ही रहा है, उसके बाद ईरान हमारा दुश्मन, ठीक है। आज एक चाइना है, और चाइना के अमेरिका को जो एक आखिरी बात आ, ठीक है ना, वो जब आपका ग्वादर का सिस्टम चलता है, कितने साल से वो बंद है, वो ये कह रहा है कि ये सिस्टम बंद करो, ग्वादर नहीं बनना चाहिए, चाइना के साथ आप ना काम करो। सबसे पहली बात यह है कि हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, और पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानी ही करें। और दूसरी बात है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, सब जी बिल्कुल सबका हक है, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी तब तक है जब तक पाकिस्तान है। जब आप पाकिस्तान को डिवाइड करोगे, पाकिस्तान के खिलाफ बोलोगे, पाकिस्तान के को आप गालियां देते हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट आप पाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये पाकिस्तानी कहते हैं, ठीक है ना, ये कश्मीरी नहीं कहते, ये और नहीं कुछ कहते। आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही दुश्मन बैठे हुए हैं, आपके अंदर ही से चीजें बाहर जाती हैं, ठीक है ना। जब चीजें बाहर जाती हैं तो तभी दुश्मन हमारे मुल्क के अंदर आता है। जब पाकिस्तान के अंदर दुश्मन आता है तो तभी जाके दहशतगर्दी होती है। हम किसी को ब्लेम ना दें, बल्कि अपने आप को ठीक करें, अपने मुल्क को ठीक करें, और जो हमारे सियासतदान है, अल्लाह करे ये ठीक हो जाए तो मुल्क तरक्की की तरफ रवां दवा हो जाएगा। तो मेरी तो ये जो है ना असेसमेंट है। राजा साहब, सियासतदानों को भी अवाम ही ठीक कर सकती है, कोई दायरे नहीं। अगर हम लोग ये चीज सोच ले कि ये हमारे लिए मुनासिब, इसका अमल नहीं है। देखिए, आपके पास बहुत सी मिसालें हैं, बहुत से मुल्कों की मिसालें हैं जहां बड़े बड़े डिक्टेटरों को, बड़े बड़े जालिम लोगों को अवाम के समुंदर ने ऐसा बहा के उन्हें तबाह किया कि वो वहां पे आज उनकी सूरत यानी कि मुख्तलिफ है जो उनके दौर में थी। तो बात यह है, जैसे आपने फरमाया कि वो ज़ियाउल हक साहब आए, वाला माला उन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि अपने आकाओं के हवाले से पाकिस्तान में ये चीज़ें पैदा की। अफगानियों का पाकिस्तान में आने का जो मंसूबा था, ये ज़ियाउल हक ने बंद आंखों से एक्सेप्ट किया था कि जी जब तक ये यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे हम अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे। और सच्ची बात यह है, अफगानियों का जो हमने देखा है कि हमारा एक साथी था, वो ये कहा करता था, यार अफगानियों का तो ये हिसाब है कि अगर इनके मुंह से लुकमा छीन लो तो ये आपका दुश्मन हो जाता है। खाना खा रहे हैं ना, खाना खाते खाते अगर उसकी प्लेट में से आप एक लुकमा ले लो ना तो वो बर्दाश्त नहीं करता। मकसद बात ये है कि वो अपना हक समझते हैं कि इसको हम खा रहे हैं। या जैसे कि शाह साहब ने फरमाया कि हमारे पठानों ने कहा, मैं आपको शाह साहब एक बात अर्ज करता हूँ, जमरोद का एक मलक था जिसका वो आज इस दुनिया में नहीं है, उसका नाम था हाजी शाह जमान, मलक था वो जमरोद का। और एक था कुकी खेल, वो तीरा का मलक था। यकीन जाने ये दोनों जो मलक थे अफगानियों के शदीद मुखालिफ थे और इन्होंने अपने रास्ते तक बंद किए। अगर आप तारीखी औराक खोले ना तो पता, लेकिन चूंकि उस वक्त जरूरत थी एक मखसूस टोले को इधर लाने की कि भाई हमारा भी इक़्तिदार रहे, हम भी यानी कि इससे अपने आप को प्रोलॉन्ग करते जाएंगे और वो पीछे मेरा ख्याल में हम अपने सब्जेक्ट से हट रहे हैं। इसको वाइंड अप करें, क्लोज करें और मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करें। इस पे हम बात करेंगे, अफगानिस्तान पे बात करेंगे, तीनों साहब होंगे और इंशाअल्लाह ये जो बात है बहुत अच्छी है। इस वक्त हमें इत्तेहाद दिखाना है, हमने ये सोचना है कि राजा साजिद क्यूम सदर हैं इस वक्त कश्मीर सोसाइटी के। हम ये चाहते हैं कि ये अनाउंसमेंट करें किस दिन हमने जुलूस निकालना है। FN की जो FN सिटी है यहाँ पे ओस्टोप्रो में, उसके सामने उनको जाके याददाश्त दें कि पाकिस्तान इज़ अ सुपर पावर। हमने ये नहीं कहना कि सिर्फ एटम बम है, हम सुपर पावर हैं। हम मुसलमान उस वक्त भी सुपर पावर थे जब हम 313 थे, और आज भी हमारे पास वही कलमा है और हम में ताकत आनी चाहिए और सबको निकलना चाहिए। हर मस्जिद से बंदा निकलना चाहिए और वहाँ जाके इनके क़यादत में और हमारे कम्युनिटी चेयरमैन की क़यादत में हम वहाँ जाके याददाश्त पेश करें कि आप लोगों ने वादा किया था। आज इंसानी
हकूक की खिलाफवर्दी वहाँ पे कश्मीर में हो रही है और नाम पाकिस्तान का। और ये वो मकाम आ गया कि इस वक्त लड़ाई के दहाने पे बैठे हैं, एक तरफ से भी गोली चली तो यहाँ इंसानियत का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से एटम बम चलेंगे। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, इसको बड़ा इंतहाई सीरियस सिचुएशन जो है इस वक्त है। आप ये देखें कि इस वक्त आप तो एटम बम के हक में हैं। देखिए जो चीज हम मौत से नहीं डरते, हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, हम मौत से नहीं डरते। आप देख रहे हैं कि कश्मीर का सदर बैठा हुआ है साथ आपके, वो कह रहा है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ वहां पे गजा में जुल्म हो रहा है। आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये किसके लिए एटम बम बनाया? घर में रख देंगे अरबों रुपए का और उसके बाद आप चले जाएंगे दुनिया से। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? हम शाह साहब इजाजत चाहते हैं, शाह साहब इजाजत चाहते हैं, सबके पास एक एक मिनट है, अपना अपना आखिरी रिमार्क्स दें। बहरहाल राजा साहब, बात तो ये है कि हम लोगों के पाकिस्तान के लिए एक थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, लेकिन इसमें हमें अपनी सियासत से काम नहीं करना, हमने अपनी ईमानदारी और अपने ईमान के तकाजे को पूरा करना है, और यही हमारे पास एक रास्ता है। और मुल्क के दिफा के लिए, हर कुर्बानी के लिए हर बंदे को तैयार होना चाहिए। जी राज साहब। जी बिल्कुल राज साहब, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें, हम सबको मुतफिक होना चाहिए। कौमें वही तरक्की करती हैं, वो एक पावर होती है उन कौमों से जो दूसरी कौमें डरती हैं। जब आपस में आप मुतफिक एक जगह पे होते हैं, एक पेज पे होते हैं, अंदरूनी मसले छोटे मोटे जो होते हैं ना, वो अपने जगह पर रखें। लेकिन जब इंटरनेशनल होते हैं ना किसी किस्म के, तो आप लोगों को सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जगह पर खड़े हो जाएं और पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, और पाकिस्तान को जो काली या अपनी गंदी आंख से देखता है उसकी आंख फोड़ दें। तो हम इंशाल्लाह शाह साहब, हम तो हमेशा पैदा हुए हैं तो हमने गौरव बरूद की आवाज़ें ही सुनी है। तो मौत अल्लाह ताला का वादा है कि जिस जगह पे लिखी हुई है वो जहाँ पे आनी है उसने आनी आने। मौत से नहीं बंदे को डरना चाहिए कि अगर मौत जो है वो आप जमीन के नीचे हो, जमीन के ऊपर हूँ या आसमान पे हूँ, जब वक्त आ गया तो वो लेके जानी है। तो ये बेहतर नहीं है राज साहब कि शहादत की मौत मरे, शेर की मौत मरे, अल्लाह भी खुश हो और आपके जो पीछे है एक मिसाल बने। तो बिल्कुल जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान को हमारे माल की जरूरत हो, हमारी जान की जरूरत हो, हमारी जरूरत हो, हम शाना बिशाना खड़े हैं। शाह साहब, जो सर्वे किया आपने किया या राजा साहब ने किया, सब ने किया, हमने एज ए मीडिया सर्वे किया, तो जो अक्सरियत 90.9 है वो अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। तो चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू सर। नाजरीन, ये थे हमारे मेहमान। आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहते हैं। अगले नए प्रोग्राम के साथ कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।